मैंने चर्चा किया। इसकी उत्पत्ति थोड़ी सी संदिग्ध है। कहा जाता है कि जैन ग्रंथ कहते हैं कि यह एक गणिका से उत्पन्न नाई का पुत्र था, नापित पुत्र था। एक गणिका से उत्पन्न नापित पुत्र था। नापित आपको मैंने तद्भव तत्सम में भी पढ़ाया था कि नाई का तत्सम क्या होगा, नाई का तत्सम नापित होगा। ठीक है। और इसकी पुष्टि कार्टियस और डियोडोरस जो विदेशी लेखक हैं, ठीक है, उसकी करते हैं। बहरहाल इतने डिप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद इसके समय में कई विद्वान इससे जुड़े रहे। ठीक है। उन विद्वानों के विषय में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौन कौन से विद्वान इसके साथ इसके दरबार में रहे। तो महापद्मनंद के साथ वर्ष, उपवर्ष, ठीक है, वररुचि, कात्यायन और पाणिनि। पाणिनि महापद्मनंद के परम मित्र थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस महापद्मनंद को इतना ध्यान रखिए कि यह इसकी राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी और इसने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की और ये किस इसके दरबार में कितने विद्वान इसके दरबार से जुड़े रहे। और इसके साथ साथ आपका इसको जो है ठीक है, बस इसके अलावा कुछ और इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। महापद्मनंद के विषय। अब इसका जो दूसरा शासक आता है वो घनानंद। घनानंद को यूनानी लेखक जो है अग्रमीज कहते थे। अग्रमीज, ठीक है। यह पैसों का बहुत बड़ा लोभी था। इसको जेनोफन नामक, इसके शासनकाल में बहुत धन इकट्ठा किया था और एक धनाढ्य व्यक्ति के रूप में जेनोफन इसको संबोधित करता है। एक धनाढ्य व्यक्ति कौन संबोधित करता है? जेनोफन, जेनोफोन। और कहा जाता है कि इसने अपने इस धन को गंगा की तलहटी में जाकर छुपाया था। ठीक है। और इस अंतिम शासक जो घनानंद था, इस अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। तो आप इसके विषय में दोनों महापद्मनंद और घनानंद के विषय में इतनी जानकारी रखिए। ठीक है। और ये शासक जो है जैन धर्म के पोषक थे। जैन धर्म के पोषक थे। ठीक है। और महापद्मनंद का एक मंत्री था कल्पक। ठीक है। इसी की सहायता से अपनी इसने विजयों को अंतिम रूप प्रदान किया था। किसकी सहायता से? कल्पक की सहायता से, जो एक जैनी था, जैन धर्म का अनुयायी था। अब हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और मगध राजवंशों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। इतना अगर आप जानते रहेंगे तो पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मौर्य साम्राज्य है। लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं विदेशी आक्रमण की। ठीक है। क्योंकि हमारे जो विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं वो इसी समय से शुरू होते हैं। ठीक है। पहला, आप सिकंदर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सिकंदर के पहले भी हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण हो चुके थे। ठीक है। और वो विदेशी आक्रमण आपके बैक्टीरिया क्षेत्र के शासक साइरस। ठीक है। आप यहाँ पे हम थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य पढ़ाने से पहले विदेशी आक्रमण की चर्चा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा विदेशी आक्रमण। देखिए, इस विदेशी आक्रमण में पहला जो
आक्रमण होता है वो पर्शियन द्वारा होता है, पर्शियन या ईरानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा। ईरानियों का एक शासक था साइरस, साइरस 599 से लेकर 536 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, इसने एक प्रयास किया यहाँ पर आक्रमण करने का, लेकिन सफल नहीं हो सका। इसी वंश के शासक दारा फर्स्ट, क्या नाम था, दारा प्रथम, ठीक है, वो सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर उस पर आधिपत्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लिया। जब कभी आपको आए कि ईरानियों का प्रथम आक्रमणकारी कौन था, ठीक है, तो साइरस का नाम लीजिएगा, लेकिन प्रथम सफल आक्रमणकारी का नाम आए तो दारा प्रथम का नाम लीजिएगा। ठीक है, दारा प्रथम ने ही पहली बार सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्रों को आधिपत्य स्थापित कर अपनी सीमा में शामिल किया और उसको अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का 20वां प्रांत घोषित किया। कौन सा प्रांत, 20वां प्रांत घोषित किया। ये काफी फर्टाइल इलाका था और इस इलाके के विषय में जरा आप सोच लीजिए कि करीब करीब पूरे ईरान के जो उस समय राजस्व प्राप्त होता था उसका 1/3 भाग इसी प्रांत से आता था। ठीक है, इस प्रांत पर अधिकार के विषय में 3 अभिलेखों से हमको जानकारी प्राप्त होती है। एक अभिलेख दारा फर्स्ट का है, बेहिस्तून, बेहिस्तून अभिलेख। दूसरा अभिलेख है पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस। और तीसरा अभिलेख है नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम। ये 3 अभिलेखों को आप जरूर याद रखिएगा, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। ठीक है, ये किसके अभिलेख थे, दारा प्रथम के अभिलेख थे। ठीक है, और सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र को उसने अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित किया और इतना फर्टाइल इलाका था कि 1/3 राजस्व, 1/3 राजस्व सिर्फ इसी प्रांत से आते थे। और इसी से प्रेरित होकर सिकंदर ने भारत की तरफ आक्रमण करने की सोची। ठीक है, अब देखिए दारा प्रथम के बारे में। इसके बाद इस वंश का, पर्शियन का एक और शासक था दारा तृतीय, दारा, ये यही वो शासक था जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय शासक कौन था ईरान का, दारा तृतीय था। चूंकि इसका क्षेत्र हमारे क्षेत्र से में शामिल था, इसलिए हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, दारा तृतीय। और दारा तृतीय को 331 BCE में अरुवेला के युद्ध में, अरुवेला, कौन सा नाम है, अरुवेला के युद्ध में सिकंदर ने परास्त कर इस प्रांत पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ध्यान रखिएगा दारा प्रथम के बारे में। सर रुक जाइए, जी बताएं। बस 2 मिनट सर, तो लिख ले, बस हो गया। अच्छा ठीक। हो गया सर। ठीक, अब सिकंदर कहाँ का शासक था, सिकंदर मेसिडोनिया का शासक था। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको करें। सिकंदर, इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकंड, द्वितीय। ठीक है, और इसके पिता करीब 380 से लेकर 336
BCE तक शासक थे। कहाँ कहाँ के शासक थे? मकदूनिया या मेसोडोनिया के शासक थे। इसके पिता के मृत्यु के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर शासक बना और इसकी विश्व विजय या दिग्विजय की जो महत्वाकांक्षा थी उससे प्रेरित होकर, ठीक है, इसने दारा को परास्त किया। और दारा को परास्त करने के बाद ये कहाँ से अपने स्थान से जब चला था, कहाँ से? मेसिडोनिया से जब चला था, तो ये कहाँ? मकदूनिया से। तो यह आपका एशिया माइनर ये तुर्की का क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद ये सीरिया के बाद मिस्र के बाद ये आया है बैक्ट्रिया और बैक्ट्रिया के बाद शोकदीवाना और इसके बाद ये काबुल होते हुए भारत में हिंदू कुश पर्वत से ये भारत में प्रवेश किया, ठीक है। काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, उत्तर पश्चिम के रास्ते से यह भारत में प्रवेश किया। कहाँ से? एशिया माइनर। कहाँ से था? मकदूनिया मेसोपोटामिया से। एशिया माइनर से सीरिया के बाद मिस्र और मिस्र के बाद बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बाद शोकदीवाना के बाद काबुल होते हुए यह हिंदू कुश पर्वत से भारत के में प्रवेश किया, ठीक है। भारत में प्रवेश के समय इसका संघर्ष कुछ क्षेत्रों से हुआ। एक आपका नाम आपने सुना होगा पोरस का, और दूसरा नाम आपने सुना होगा तक्षशिला के शासक आम्भी का, ठीक है। पोरस का नाम बड़े फक्र के साथ हम लोग लेते हैं, ठीक है। और आम्भी को जो है, आम्भी की काफ़ी हम लोग आलोचना करते हैं, क्योंकि आम्भी ने इसके सामने अपने को समर्पण कर दिया, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब यहाँ आता है तो पहली बार इसका जो मुकाबला तक्षशिला के शासक के साथ होता है, तो तक्षशिला के शासक जो है आम्भी, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ भी सकता है। कहाँ का शासक? तक्षशिला का शासक नाम क्या था? आम्भी। इसने अपने को समर्पण कर दिया इसके सामने। इसके बाद पोरस शासक, जो शासक था पोरस नाम था, ठीक है। पोरस ने हथियार डालना उचित नहीं समझा और इससे संघर्ष किया और पराजित हुआ, ठीक है। और पराजित होने के बाद जब ये पकड़कर पोरस सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो इसने सिकंदर ने इससे कहा कि बताइए मैं तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करूं। तो इसका कहना था कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करता वही व्यवहार हमारे साथ करिएगा, ठीक है। उससे बड़ा प्रभावित भी हुआ था सिकंदर, ठीक है। तो पोरस ने इसको संघर्ष किया और ये जो युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, वो किस नदी पर हुआ था? झेलम नदी। किस सन में हुआ था? 326 BC, ठीक है। ये भारत में प्रवेश कब किया था? 327 BC। क्लियर हुआ? कभी पूछा जा सकता है कि सिकंदर भारत में प्रवेश कब किया, तो 327 BC में प्रवेश किया। 326 BCE में इसका पोरस के साथ युद्ध हुआ, ठीक है। पोरस पराजित होता है। इस युद्ध को झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी कहते हैं। हाइडे स्पीसीज का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। इसमें विजय प्राप्त करने के बाद इसने 2 नगर की स्थापना की थी। एक का नाम था निकाया, एक नगर का नाम। दूसरे नगर का नाम था बुकेफेला, ठीक है। यह नगर ये अपने प्रिय घोड़े की याद में, जिसका घोड़ा समर में
वो मारा जाता है, तो इस घोड़े की याद में इसने नगर की स्थापना की, घोड़े की याद, ठीक है। और दूसरा ये निकाया जो विजय नगर के रूप में इसने स्थापित किया, इसको विजयनगर कहा गया है। तो ये दोनों नगर को आप ध्यान में रखिएगा, निकाया और बुकेफेला, ठीक है। इस सन को याद रखिएगा, हाइडे स्पीसीज का युद्ध याद रखिएगा, और वो युद्ध पोरस के साथ हुआ था एक, और उसके बाद 327 बीसी में इसका आगमन यहाँ हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ से इसकी सेनाएं ब्यास नदी तक आई, ब्यास नदी तक आई, और फिर ब्यास नदी के आगे सेनाओं ने बढ़ने से इनकार कर दिया, और इनकार करने के बाद जो है यह ब्यास नदी से पुनः वापस चला जाता है, ठीक है। और पुनः वापस जाने के बाद रास्ते में ही पहुंच नहीं पाता, रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर, बेबीलोन नामक स्थान पर इसकी तेज ज्वर से, तेज ज्वर मतलब बुखार से इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसको कहाँ दफनाया जाता है? मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर, अलेक्जेंड्रिया, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर इसको दफनाया जाता है। जन्म कहाँ हुआ? मकदोनिया में। मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में। और इसको दफनाया कहाँ गया था? अलेक्जेंड्रिया। ये कहाँ पड़ता है? मिस्र में पड़ता है, ठीक है। अब आप इसके विषय में इतनी जानकारी रखिएगा। सिकंदर कंप्लीट हो गए। अब सिकंदर के बाद आपका दूसरा मैं देखता हूँ कि दूसरा क्या चैप्टर शुरू करूं, और चैप्टर आपका आता है मौर्य साम्राज्य। हम इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा मौर्य साम्राज्य। इसका जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो 323 से लेकर 185, ये कहीं कहीं आपको भिन्न में मिल जाएगा, 187 में मिल जाएगा, BCE तक, BC, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं कर लेता हूँ कि 323 में घनानंद को पराजित करने के बाद अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है। ये साम्राज्य की अवधारणा पहली बार हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, ठीक है। अभी तक मैं राज्य ही देखा था, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से राज्य की अवधारणा, अब साम्राज्य। इसमें जो प्रमुख शासक थे उन शासकों में पहला नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा नाम है बिंदुसार, तीसरा नाम आपका अशोक, ठीक है। ये महत्वपूर्ण 3 नाम आपको, और इन्हीं के विषय में ही आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। और उसके बाद इसके जो अंतिम शासक थे उसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी 185, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं कि उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, ठीक है, उत्तर में आपका कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक इस राज्य की सीमा थी, ठीक है। ईरान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कर्नाटक, इतना विशाल साम्राज्य भारतीय इतिहास में फिर कभी देखने को नहीं प्राप्त, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की। अब हम आते हैं इस साम्राज्य के विषय में जानकारी के स्रोत क्या है। जानकारी के स्रोत के रूप में आपके भारतीय साहित्य, वैदेशिक साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य, ये 3 प्रकार की जानकारी के स्रोत इसमें मिलते हैं, ठीक है। भारतीय साहित्य की हम चर्चा कर लेते हैं
कि भारतीय साहित्य में कौन कौन से साहित्य है जिससे इस मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी हमको प्राप्त होती है। एक है आपका बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में आपका जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महाबोधिवंश, महाबोधिवंश। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य। इसके साथ साथ हम जैन साहित्य भी देख लेते हैं। जैन साहित्य में क्या है? एक कल्पसूत्र, कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित है, और दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, ये हेमचंद्र द्वारा रचित है। ये जैन साहित्य हो गया। इसके साथ अन्य साहित्य में आप देखते हैं, एक आपका चंद्रगुप्त मौर्य के जो चाणक्य थे, चाणक्य का अर्थशास्त्र, इसके साथ मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। लेखक कौन थे? विशाख दत्त। एक है बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी। इसके लेखक है क्षेमेंद्र। एक है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। इसके लेखक है सोमदेव, ठीक है। ये हमारे भारतीय साहित्य की हमने चर्चा की। ठीक है, दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, दिव्यावतान, कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, पतंजलि का भाष्य, लेकिन नहीं, पतंजलि का भाष्य इसमें नहीं। ठीक है, इतने जो है साहित्य है जिनके द्वारा हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद विदेशी लेखक आते हैं। विदेशी लेखक में आपके अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, कर्टियस, डियोडोरस, स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लिनी, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एर्थियंस, ये सब विदेशी साक्ष्य। और इसके साथ साथ अशोक के जो लेख है, जो पुरातात्विक साक्ष्य में आता है, अशोक के लेख, और फिर रुद्रदामन के लेख, इनके द्वारा भी हमको इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आप अगर इतना जान लेंगे तो वाकई काफ़ी गहराई में आपने अध्ययन किया और इसकी जानकारी रखी। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, फिर बिंदुसार होते हुए अशोक तक आएंगे, और फिर इसके बाद इसके प्रशासन की चर्चा करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे मैं आपको सीधे सीधे उस शासक के विषय में लेके चलूँगा जहाँ से मौर्य साम्राज्य प्रारंभ होता है। तो आज आप लोग अगर कोई दिक्कत, आपको कठिनाई महसूस हुई हो, तो आप हमसे कॉल करके या फोन मैसेज के द्वारा पूछ लीजिएगा, और नहीं तो आप जितना मैंने पढ़ाया है उसका अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हितकारी रहेगा। और आज मैं इस क्लास को ये समाप्त करता हूँ। आप लोगों को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभ रात्रि और